नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम लोग अव्ययों को समझ रहे हैं। और अव्यय के अंतर्गत हमने सबसे पहले क्रिया विशेषण को देखा। उसके बाद अभी हमारा चल रहा है समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत उसके जो दो भेद हैं, जिसमें पहला भेद है आपका समानाधिकरण और दूसरा भेद है व्यधिकरण। तो व्यधिकरण के भेदों को कल हमने देखना शुरू किया था, बट लास्ट टाइम में, लास्ट के 5-7 मिनट में हमारी जो माइक की बैटरी है वो साथ छोड़ गई थी, क्योंकि हमारा चार्जर खराब हो गया है। तो चार्जर आ चुका है और अब शानदार क्लास भी चलने के लिए तैयार है। आज पहले हम शुरुआती 10-12-15 मिनट में प्रयास करेंगे कि हमारा पूरा हो जाए समुच्चय बोधक अव्यय, देन हम संबंध बोधक अव्ययों को देखना शुरू कर देंगे। संबंध बोधक अव्यय जो है ये बस थोड़ा सा देख लेना जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न उतनी गंभीरता से नहीं आते हैं। बट क्योंकि बहुत गंभीरता से यहां से प्रश्न नहीं आते हैं, तो हम इसको बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते। इसको हम एक सम्यक ढंग से, सम्यक प्रकार से पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि एक दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई थी तकनीकी कारण की वजह से, तो उसकी भरपाई हम लोग कल करेंगे। तो कल भी 9 बजे हमारी क्लास रहेगी। और जो हमारा अंतिम अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय, उसके साथ साथ हम निपात को भी समझेंगे। तो कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। मंडे से हम लोग संधि को शुरू करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार प्यारी सी स्माइल दिखा दीजिए और फिर आज के शानदार सेशन को हम लेकर के चलेंगे। आज उतना ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। आज आपको चीजें बस थोड़ी बहुत ऑब्जर्व करनी है और उन चीजों को नोट करना है। ये शुरुआत में समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत ही कुछ चीजें हैं जिनको देखना समझना थोड़ा सा गंभीरता से जरूरी है। कैसे हैं आप, एक बार बताइए मुझे। तैयारी कैसी चल रही है? दिन बढ़ते जा रहे हैं। रिवीजन ऑन द डेली बेसिस आप जरूर करें, क्योंकि रिवीजन किंग है, ये आप ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार, बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा समझ रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय हमारे द्वारा समुच्चय बोधक अव्यय को समझा जा रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय को हमारे द्वारा समझा जा रहा है। और समुच्चय बोधक अव्यय में हम लोगों ने क्या समझना शुरू किया था? हम लोगों ने समझना शुरू किया था व्यधिकरण के भेद। किसके? व्यधिकरण, व्यधिकरण के भेद, व्यधिकरण, व्यधिकरण के भेद, व्यधिकरण के भेदों को हम लोगों ने जानना शुरू किया था। ये बात आपने देखी, बहुत बढ़िया, बड़ी प्यारी स्माइल आप लोगों की आ रही है। बस ऐसे ही प्रसन्न रहना है, और ऐसे प्रसन्न रहते रहते ही कब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे ये आपको पता भी नहीं लगेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट आप मान लीजिए, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई भी हूं, तो बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई की चिंता, भाई का मतलब यहां पर बहन से भी है, तो छोटे भाई बहनों की चिंता जो होती है वो बड़ी प्यारी होती है। और मैं चाहता हूं आप जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट होंगे। ये बहुत दिली इच्छा मेरी है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? 3 सब्जेक्ट को मास्टर करके चलो। मास्टर मतलब कि मैथमेटिक्स को मास्टर करके चलो, रीजनिंग को मास्टर करके चलो, हिंदी को मास्टर करके चलो। आप मोटा मोटा देखेंगे 55 के आसपास सवाल किससे आते हैं आपके? रीजनिंग से आते हैं। 38 के आसपास सवाल आपके, 37 के आसपास सवाल ही आपके किससे आते हैं? मैथ से आते हैं। 37 के आसपास ही हिंदी से आते हैं, 37 ही आते हैं। तो मेरा तो गणित उतना अच्छा नहीं है, आप हिसाब लगा लो। 37 दूनी कितने हो जाते हैं? हाँ, अगर 40 दूनी करें तो 80 हो जाएगा। 80 में से 6 घटा दो तो 84, 84 और 56 कितने होते हैं वो आप लगा लो। 8 और 5 13, मतलब मोटा मोटा ये कितना बैठता है? 135 और 40 के बीच में क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तो अगर आप 135 40, 135 भी मान लो, 270 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, 270 नंबर, फिर जीएस का आपका काम चालू हो जाएगा। ये देख लेना थोड़ा सा मैथ्स का इसमें सिस्टम है कि नहीं। तो इनको मास्टर करके चलना पड़ेगा अगर आपको नंबर लाना है। अगर आप इनमें कहीं भी चूक करते हो तो आप अपने सिलेक्शन को पीछे लेकर के जाते हो।
ठीक है, तो व्यधिकरण के भेदों में सबसे पहला जो हमारा भेद था वो हम समझ रहे थे कल, कौन सा? वो हम समझ रहे थे कारणवाचक। क्या समझ रहे थे? वो हम समझ रहे थे कारणवाचक। कारणवाचक हमारे द्वारा समझा जा रहा था। तो आपको मैंने एक चीज कल बताई थी कि कोई भी यदि कार्य होता है, क्या होता है? कोई भी यदि कार्य होता है, जस्ट अ मिनट दोस्तों। हाँ, चलो, अच्छा ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि भाई मैं तो गणित जानता नहीं हूं। हाँ, हम तो 5वीं कक्षा पढ़े हुए हैं, तो फिर आप देख लेना कि जैसा जैसा हो सेटिंग। मेरे को पता है हिंदी में 37 आते हैं, ठीक है, हिंदी में 37 आते हैं। अब देखो ध्यान से, कारणवाचक, मैंने कल एक चीज बताने का आपको प्रयास किया था कि कोई भी यदि कार्य रहता है तो उसके पीछे या तो कोई कारण होता है या उसका कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, कोई कारण, कोई वजह होती है किसी भी चीज के करने की या ना करने की, और किसी भी चीज के करने की या ना करने का कोई ना कोई उद्देश्य भी होता है। तो उद्देश्य होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उद्देश्य जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, और कारण बस वो वजह होती है उस काम के होने या ना होने की। तो यहां पर हम अगर कारणवाचक में देखें, हम अगर कारणवाचक में यहां पर देखने का प्रयास करें तो आपको सीधे सीधे एक बात यहां पर लिखनी पड़ेगी कि जब अव्यय, अव्यय तो हैं ये सारे के सारे, जब अव्यय से जुड़े, जब अव्यय से जुड़े, जब अव्यय से जुड़े, जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य, हाँ, दो वाक्य अव्यय से जुड़ेंगे, दो वाक्य, तो एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक आश्रित उपवाक्य होगा। तो जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य कार्य और कारण का बोध कराते हैं, क्या करते हैं? कार्य और कारण का बोध कराते हैं, कार्य और कारण का बोध कराते हैं, कार्य और कारण का बोध कराते हैं। उनसे क्या पता लगता है? कार्य और कारण का पता चलता है। तो वहां पर जो अव्यय होते हैं वे कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। पूरा है परंतु कारणवाचक उनको कहा जाता है। अब अगर आप इसमें देखो कि कारणवाचक अव्यय आपके कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे इसमें आ जाएगा क्योंकि, क्योंकि आप रीजन बताओगे तो क्योंकि से ही बताओगे। किससे बताओगे? क्योंकि से आप रीजन को बताओगे। उसके बाद आपका आ जाएगा कि, उसके बाद आप लिख सकते हो जो कि, आदि आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, परंतु मूल बात है क्योंकि, कि, जो कि। तो जैसे आप उदाहरण यहां पर बनाइए तो उदाहरण से आपको समझ में आएगा। एक एक उदाहरण ही हम देखेंगे, ज्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं है। कहीं पर जरूरत होगी तो दो भी एग्जाम्पल हमारे द्वारा देखे जा सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कल ये मैंने लिख दिया था, पूरा समझा नहीं पाया था मैं, तो बैटरी चली गई थी। तो एक बार मैं समझा देता हूं, फिर हम अगले पे बढ़ जाएंगे। तो जैसे हमने कल लिखा था, एक ही एग्जाम्पल हमने बड़ा प्यारा बनाया था कि मैंने मैच में भाग नहीं लिया। सेम ही लिख रहा हूं मैं, मैंने मैच में भाग नहीं लिया, मैंने मैच में भाग नहीं लिया। अब देखो एक चीज है, यहां पर जो वक्ता है वह यह बात कह रहा है कि मैंने मैच में भाग नहीं लिया। तो ये क्या चीज हो गई? ये क्या हो गई? ये हो गया आपका कारण, ये हो गया आपका कार्य। ये क्या हो गया? ये कार्य हो गया आपका। तो अगर आपका यार दोस्त आपकी बराबर में बैठा होगा और वो जानता होगा कि क्रिकेट आपका ड्रीम है या क्रिकेट आपका पैशन है, तो वो तुरंत आपसे पूछेगा भाई क्यों, एकदम से क्या पूछेगा? भाई क्यों तुमने मैच में भाग नहीं लिया? ये तो तेरा ड्रीम है। तो आप तुरंत उसको कहोगे क्या? अब आप उसको यहां पर रीजन बताओगे। अब आप उसको रीजन बताओगे क्या? मेरी तबीयत खराब थी। क्या? मेरी तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत खराब थी। तो आपने यहां पर ये जो बताया, ये कारण बताया, ये कार्य का आपने कारण बताया। तो इन कार्य और कारण को जो चीज ऑटोमेटिकली आपस में जोड़ेगी वो क्या होगी? वो इनमें से ही होगी। मैंने मैच में भाग नहीं लिया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। क्या थी? क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो यहां पर जो ये है, ये कारणवाचक अव्यय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कारणवाचक अव्यय कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है। क्योंकि, क्योंकि, हाँ, संबंध बोधक इसके बाद करवाएंगे। हाँ, क्योंकि उसको, हाँ, वह गया, हाँ, वह चला गया क्योंकि उसको देर हो रही थी। बिल्कुल। तो मतलब यहां पर क्या रहेगा?
एक तो कारण बताएगा, एक तो कार्य होगा और उसका कारण। तो कार्य और कारण को बताने वाले दो वाक्यों को जो अव्यय जोड़ता है उसको कारणवाचक अव्यय कहते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें नया दांव पेंच नहीं है। तो यहां तक हमने समझ लिया था, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा रह गया तो मैंने बताया। अब हम चलते हैं अगले पर, और अगला हमारा कौन सा है? उद्देश्यवाचक। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा दूसरे नंबर पर जो आ जाता है विधिकरण, वो आ जाता है उद्देश्यवाचक। कौन सा आ जाता है बाबू? आ जाता है हमारा उद्देश्यवाचक। तो उद्देश्यवाचक में सिर्फ क्या काम करना है? जैसे वहां पर था कि अव्यय से जुड़े दो वाक्य जो कार्य और कारण का बोध कराते हैं, वहां पर वो अव्यय जो रहता है वो कारणवाचक रहता है। परंतु यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अव्यय से जुड़े दो वाक्य, अव्यय है ना, अव्यय से, हाँ, अव्यय से, एक मिनट दोस्तों, ये छोटी सी चुईयां पता नहीं कहां से आ जाती है, फंस जाती है। अव्यय से जुड़े दो वाक्य, अव्यय से जुड़े दो वाक्य, अव्यय से जुड़े दो वाक्य कार्य और कारण का, कार्य और उद्देश्य का बोध कराते हैं। किसका? कार्य और उद्देश्य का बोध कराते हैं। 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 वहां पर कौन से होते हैं? वहां पर उद्देश्यवाचक ही रहते हैं। यानी कि इसमें से जैसे आप उदाहरण लिखोगे, जैसे आपने उदाहरण लिखा, जैसे आपने उदाहरण लिखा है ना, इसमें जैसे लिखें, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अब ये क्या हुआ? हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ये हमारा हो गया कार्य। परंतु अब इस कार्य का उद्देश्य हमको जानना होगा। अब आपको बोलना पड़ेगा, यहां पर हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अब यहां पर ताकि हम यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस ऐसे लिख दें, यूपी पुलिस में चयनित हो सके, यूपी पुलिस में चयनित हो सके, यूपी पुलिस में चयनित हो सकें। तो अब आप देखो, यहां पर ये हो गया कार्य, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और आपने यहां पर उसका ऑब्जेक्टिव बताया, उसका लक्ष्य बताया, उद्देश्य बताया। तो बाबू ये हो जाएगा आपका उद्देश्य। और इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो अव्यय काम करेगा वो कौन सा रहेगा? वो उद्देश्यवाचक अव्यय रहने वाला है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं ताकि हम यूपी पुलिस में चयनित हो सकें, ताकि हम यूपी पुलिस में चयनित हो सकें। तो यहां पर जो ये ताकि है, ये उद्देश्य बताने का काम कर रहा है। किसी भी काम को करने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, मोटिव हमारा क्या हो सकता है। इसमें जैसे आप इसमें देखने का प्रयास करो कि इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे इसमें उद्देश्यवाचक अव्यय में कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले तो ये ताकि ही आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? ताकि आ जाएगा। ताकि जैसे इसमें आपका आ जाएगा जो है ना, और इसी में आपका आ जाएगा कि, है ना। तो ताकि, की और जो, है ना, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट इसमें माने जाते हैं कि ये अव्यय आपके उद्देश्यवाचक अव्ययों में आ जाएंगे। तो एक कार्य को बताता हो और दूसरा उद्देश्य को बताता हो, इन ऐसे दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला जो अव्यय होता है वह उद्देश्यवाचक अव्यय होता है। दैट्स ऑल। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस नहीं है। ये देखो, आप यहां पर उद्देश्य जो रहता है वो हमेशा संभावना में रहता है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य और कारण में नहीं पता। उद्देश्य मतलब आपका मोटिव, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मोटिव, आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, है ना। क्या पाना चाहते हैं, ये होता है उद्देश्य। क्या पाना चाहते हैं, ये होता है उद्देश्य। और यहां पर ये जो कारण है, ये किसी भी काम के होने या ना होने का रीजन है। तो रीजन और एम में अंतर नहीं बताया आपको। रीजन और एम दोनों में डिफरेंस आ गया। ये कारण है किसी भी कि भाई मैं खेलने नहीं जा पाया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, और हम हिंदी पढ़ रहे हैं
ताकि हम क्या हो सकें, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। बच्चों को खूब पढ़ाओ ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। तो हम पढ़ना, बच्चों को खूब पढ़ाओ, तो ये हमारा कार्य है। भाई क्यों पढ़ा रहे हो, तो आपके पास तुरंत उत्तर आएगा, ताकि इन बच्चों का जो करियर है वो बहुत बढ़िया हो जाए। तो उद्देश्य यानी कि आपका मोटिव क्या है, ये चीज बताने का यहां पर प्रयास कर रहा है। हाँ बताओ, क्लियर हो गया मेरे भाई? हम्म। हाँ दोनों में आ जाएगा। कार्य तो कोई काम होता है ना, कोई एक्ट। कार्य का मतलब कोई एक्ट, कोई कार्य, एक्ट, कोई कार्य जो आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कार्य का मतलब क्या है? जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, या जो आप नहीं कर रहे हो, जो आप नहीं कर रहे हो, जो आप नहीं कर रहे हो। तो ये तो हो जाता है आपका एक्ट। और उस एक्ट का उद्देश्य क्या है, आप क्यों कर रहे हो उसको, आप क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये उद्देश्य है। और कोई भी एक्ट, जो भी कोई कार्य आपने किया, वर्क किया, उसका क्या कारण रहा, यहां पर हमारा कारण का पता चलता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ एक बार थम्स अप करके बताओ, ये सब चीज समझ में आई क्या नहीं आई? इससे ज्यादा सिंपल इसको करके नहीं बताया जा सकता है। हम्म। ये बहुत सरल है। हाँ, ताकि परीक्षा में सफल हो, बिल्कुल। तो आप हमेशा इस चीज को देखोगे, जब भी उद्देश्य रहेगा, जब भी उद्देश्य रहेगा, तो वो आपकी संभावनाओं को दिखाता रहेगा, आपकी इच्छाओं को दिखाता रहेगा। चलिए, बहुत शानदार। अब तीसरे नंबर पर हम लेते हैं संकेतवाचक। हाँ, तीसरे नंबर पर हम लेते हैं, नंबर तो हमने नहीं लिखे थे। तीसरे नंबर पर हम लेते हैं संकेतवाचक अव्यय। कौन से? संकेतवाचक। यहां पर क्या है? संकेतवाचक, संकेतवाचक। तो आपको स्पष्ट रूप से यहां पर देखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ जाएगा। बहुत सरल है, गंभीरता से देखो और आप विश्वास रखो पूरा मुझ पर। और मेरे मेरे मन में आप में से हर एक बच्चे को 37 में 37 दिलाने की भावना है। यदि केवल कोर्स पूरा करने की भावना, हालांकि अंकित सर भी मुझे कह सकते हैं और भी टीचर मुझे कह सकते हैं कि भाई सम्यक समय पर चीज़ों को पूरा करो, पर सम्यक समय पर हमको चीज़ों को पूरा करना है, परंतु हमको यहाँ पर ये बात रखनी है, हमको यहाँ पर ये बात रखनी है कि टाइम से भी हमारा काम पूरा हो जाए और हमको चीज़ें आ भी जाएं। केवल हमको टाइम पूरा करने की जो लोड है वो नहीं है। ठीक है, तो संकेतवाचक में आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, एक संकेतवाचक में आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि संकेतवाचक वे अव्यय होते हैं, हाँ, वे अव्यय जिनसे, हाँ, पहले वाले, है ना, जिनसे पहले वाले। तो अब ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है, बहुत ध्यान से देखो। सपोज करो यहां पर संकेतवाचक अव्यय लिखा हुआ है, मैं पहले एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं। अब संकेतवाचक अव्यय यहां पर लिखा हुआ है, तो संकेतवाचक अव्यय जो रहेगा उसके बाद भी कोई ना कोई वाक्य यहां पर रहने वाला है मेरे भाई, और इसके पहले भी कोई ना कोई वाक्य यहां पर रहने वाला है। ठीक है, वाक्य रहने वाला है यहां पर। बात समझ में आ रही है? हाँ। सर आप गणित पढ़ाइए। भाई मेरे को गणित नहीं आता है, इतने अंदर से नहीं भाई, ये यही रहता है। हाँ 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 हाँ। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, गंभीरता से देखिए, सही हो जाएंगे। तो क्या रहता है कि संकेतवाचक अव्यय जो रहता है, इससे पहले वाले वाक्य के वर्णन में, है ना, इसका इस वाक्य में, इस वाक्य में इस दूसरे वाले वाक्य की घटना का संकेत मिलता है। इसका संकेत इसमें मिलता है। संकेत कहां पर मिलता है? पहले वाले के वर्णन में दूसरे वाले का संकेत मिलता है। इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, परिभाषा से और स्पष्ट आपको हो जाएगा। थोड़ा ऊपर करके लिखेंगे क्योंकि यहां पर तो ये गड़बड़ हो गई है। आप ध्यान से चीजों को समझते रहिए, आपका परम कल्याण होगा, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं संकेतवाचक। आपको कई बार मैं बड़ा अटपटा सा लगता हूँगा क्योंकि मैं हमेशा चिंतन में रहता हूं कुछ ना कुछ आपके हित का। तो इसमें आप लिखें यहां पर कि वे अव्यय जिनसे पहले वाले, जिनसे पहले वाले वाक्य की घटना के वर्णन में, वाक्य के
वाक्य की घटना के वर्णन में बाद वाले वाक्य की घटना का संकेत मिलता है। संकेत मिलता है, ठीक है, संकेत मिलता है, संकेत मिलता है। यानी कि क्या हो रहा है कि संकेतवाचक अव्यय अगर है बीच में जुड़ा हुआ तो उससे पहले एक वाक्य बना होगा और बाबूजी उसके बाद में कोई दूसरा वाक्य लगा होगा। तो जब हम पहले वाले को एक्सप्लेन करते हैं, क्या करते हैं, पहले वाले को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें जिस घटना का वर्णन होता है, इसमें जिस घटना का वर्णन होता है, तो इस घटना से संकेत मिलता है दूसरे वाले वाक्य की घटना का। यानी कि पहले वाले वाक्य में दूसरे वाले वाक्य के लिए संकेत मिले। बहुत सरलता से अगर एक पंक्ति लिखनी हो तो यहां पर बहुत सरल वाक्य में लिख लो कि है ना, पहले वाले वाक्य में दूसरे वाले वाक्य का संकेत मिले। पहले वाले वाक्य में दूसरे वाक्य का संकेत मिले। ये सरल है, ये सरल है क्योंकि परिभाषा तो वही बनेगी। पहले वाले वाक्य में दूसरे वाक्य का संकेत मिले, दूसरे वाक्य का संकेत मिले, दूसरे वाक्य का संकेत मिले, वहां पर क्या होता है, वहां पर संकेतवाचक अव्यय रहता है। ये बात आपको अच्छे समझनी है। अभी एग्जाम्पल पे जाएंगे तो वहां पर हमको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें आपको लिखना है जैसे ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ही आपके कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा यदि, तो ये जोड़े में रहेंगे हमेशा, तो ये जो अव्यय रहेंगे ये हमेशा जोड़े में रहेंगे। जैसे हमने संबंधवाचक सर्वनाम में देखा था, ऐसे ही यहां पर स्थिति बनी रहेगी, जो और तो, उसके बाद इसी में आ जाएगा आपका यद्यपि और तथापि। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे, यद्यपि और तथापि। तो आपको एग्जाम्पल में देने का प्रयास करता हूं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान रखना। पहले वाले वाक्य में दूसरे वाक्य का संकेत जहां पर मिलता है और ऐसे दो वाक्यों को जो आपस में जोड़ता है वह संकेतवाचक अव्यय रहता है। उदाहरण आप देखने का प्रयास करें, उदाहरण से आपको स्थिति बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें जैसे आप लिखें, यहां पर अपने ऊपर ही ले लें, यदि मैं पास न हुआ, यदि मैं पास नहीं हुआ, यदि मैं पास नहीं हुआ, यदि मैं पास नहीं हुआ, तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यदि मैं पास नहीं हुआ तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। एक एग्जाम्पल तो हमने ले लिया, एक अब तुम्हारी जिंदगी का एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना। इसमें लिखो कि जैसे इनको ले लेते हैं, हाँ, जो से ले लेते हैं, जो मेरा यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया, जो मेरा यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया, जो मेरा यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया, तो उसके पापा उसकी शादी कहीं और कर देंगे, तो उसके पापा उसकी शादी कहीं और कर देंगे, कहीं और कर देंगे, कहीं और कर देंगे, कहीं और कर देंगे। भाई साहब दोनों तुम्हारे पे लिख दिए एग्जाम्पल मैंने। अब गंभीरता से देखने का प्रयास करो। यदि, देखो यदि और तो क्या है, यदि और तो, जो और तो, पर आप यहां पर देखने का प्रयास करो, यहां पर देखो मैं पास नहीं हुआ और मेरा जीवन खराब हो जाएगा, मेरा जीवन खराब हो जाएगा, ठीक है, मेरा जीवन खराब हो जाएगा, तो मैं पास नहीं हुआ। तो अब ये देखो, ये घटना, ये ना, ये वाक्य है, ये पहले वाला वाक्य है। आप देखो ध्यान से, इससे पहले वाला वाक्य किससे, इससे पहले वाला वाक्य और इसके बाद वाला वाक्य। तो पहले वाले वाक्य के वर्णन में क्या हो रहा है, संकेत मिल रहा है दूसरी वाली का, क्या, कि भाई अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं पास नहीं हुआ तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। तो पास होने से जीवन के खराब होने का सीधा संबंध है और पास होने ना होने से संकेत मिल रहा है जीवन के खराब होने या ना होने का। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। जब अव्यय से पहले वाले वाक्य के वर्णन में या पहले वाले वाक्य की घटना के वर्णन में
अव्यय के बाद वाले वाक्य की घटना का संकेत मिलता है कि ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर जो ये लगे हुए हैं आपके, ये संकेतवाचक अव्यय आपके कहलाएंगे। जैसे मेरा यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया, यहां पर ये आपका वाक्य है, ये आपका वाक्य है और इसका हम लोग यहां पर वर्णन कर रहे हैं और ये भी क्या है, एक घटना है। तो इस घटना का संकेत अगर ये नहीं हुआ तो इसका संकेत हमको कहां दिखाई दे रहा है, उसके पापा उसकी शादी कहीं और कर देंगे। तो ये बात है। तो यहां पर नंबर आने ना आने से उसकी शादी कहीं और होने ना होने की बात वहां पर आपकी हो रही है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि संकेतवाचक अव्यय आपका क्या होता है। तो इसको आपको समझ लेना है, इसको आपको जान लेना है। इज दैट क्लियर? हाँ, बताओ बताओ मेरे भाई। दोनों एग्जाम्पल आप ही से रिलेटेड मैंने दिए हैं और लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं, तुरंत के बनाए हुए। सब ज्यादा पर्सनल हो गया और क्या। तो तुमको क्या लगता है कि ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड चीजें नहीं चल रही हैं, ये मजे के लिए पढ़ रहे हो? ये जो पढ़ाई हो रही है पर्सनली तो हो रही है मेरे भाई, ये जीवन से रिलेटेड हो रही है, ये जीवन से रिलेटेड हो रही है। क्योंकि अगर नंबर नहीं आए तो वाकई में जीवन खराब हो जाएगा। ठीक है, आप और हम लोग टाटा बिरला की औलादे नहीं हैं। हम लोग जो हैं वो बहुत ही सामान्य परिवारों से हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, एक एक कपड़ा साल साल भर पहनते हैं, मोटरसाइकिल अच्छी सी मिल गई उस पर जी खुश हो जाता है, कार लेने के तो सपने होते हैं हमारे। हाँ ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे भाई। और अब अंतिम की तरफ चलते हैं, अंतिम आपके का व्यधिकरण की तरफ, अंतिम व्यधिकरण के भेद की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है स्वरूपवाचक, जिसका नाम है स्वरूपवाचक, जिसका नाम है स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर। मेरे को भी टाइम का पता नहीं लगा यार, आधा घंटा निकल गया। हाँ सर, आप गलत समझा रहे हो भाई साहब, आपको वहम है बहुत बड़ा। मेरे पढ़ाने की पहचान ये है कि मैं रिलेटेबल चीजें पढ़ाने का प्रयास करता हूं, इसीलिए चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। हाँ देखो, अब इसमें लिखो वे अव्यय, वे अव्यय जिनसे पहले वाले वाक्य का अर्थ, जिनसे पहले वाले वाक्य का अर्थ, जिनसे पहले वाले वाक्य का अर्थ, जिनसे पहले वाले वाक्य का अर्थ बाद वाले वाक्य में स्पष्ट होता है, बाद वाले वाक्य में, बाद वाले वाक्य में, बाद वाले वाक्य में स्पष्ट होता है, बाद वाले वाक्य में स्पष्ट होता है। यानी कि क्या है कि अव्यय से जुड़े दो वाक्य हैं, अव्यय से जुड़े दो वाक्य हैं और पहले वाले वाक्य का अर्थ दूसरे वाले में स्पष्ट होता है, वहां पर स्वरूपवाचक आपका आ जाता है। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे तो इस अर्थ अगर स्पष्ट होना है तो अर्थ को स्पष्ट करना है तो हमको बोलना पड़ेगा अर्थात, अर्थ अतः, है ना, अर्थ अत, है ना, ये इसका अर्थ है, अर्थ अत हो जाएगा। उसके बाद मानो, मानो, तो मानो क्या है, अर्थ की तरफ जा रहा है, यानी, यानी, तो आदि आदि शब्द स्वरूपवाचक आपके व्यधिकरण हो जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से देख लेने चाहिए, एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण आपको देखने चाहिए। तो उदाहरण में बहुत सुंदर है, जैसे वो इतनी सुंदर है ना, वो इतनी सुंदर है, या वो इतनी सुंदर थी। अब देखो, अब वो इतनी सुंदर थी, अब जैसे ही ये बात आपको सुनाई जाएगी, हाँ हाँ, जैसे इसमें क्या बात आ जाएगी, जैसे बोला जाएगा वो इतनी सुंदर थी, तो बहुत सारों के तो कान खड़े हो जाएंगे, भाई यार आगे तो बोलो यार, आगे बोलो, आगे बोलो। तो वो इतनी सुंदर थी, यानी कि इस वाक्य, ये हमने पूरा बोल दिया पर इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका अर्थ अभी तक क्लियर नहीं है, कितनी सुंदर थी। तो अब इसका जो अर्थ जाएगा वो कहां पर जाएगा, अगले वाले वाक्य में, और इनके बीच में आ जाएगा, जैसे हमने लिखा मानो वो इतनी सुंदर थी कि मानो अप्सरा हो, हाँ अप्सरा हो, मानो अप्सरा हो। तो आप यहां पर देखो, ये क्या है, ये आपका स्वरूपवाचक अव्यय है, इससे पहले वाला वाक्य है, और भाई ये वाला क्या है, ये वाला है इसके बाद वाला वाक्य। तो यहां पर इस वाक्य का जो अर्थ है, इस वाक्य का जो अर्थ है वो इस वाले वाक्य में जाकर के स्पष्ट हो रहा है ना, यहां पर आपका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। वो इतनी सुंदर थी कि अप्सरा हो, मानो अप्सरा हो,
अर्थात, है ना, यानी अप्सरा हो, मानो अप्सरा हो, इस तरह से चीजें आपकी जाती हैं। ठीक है, इस तरह से चीजें आपकी जाती हैं। क्लियर? वो इतनी सुंदर थी, है ना, जैसे एक वो चला था ना कोई, मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, एक ये चला था, तो उसमें फिर बाद में बहुत सारे मीम्स बने उसके। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज का एक उसमें मीम चला, तो उसमें कहा, तो प्रेमानंद जी महाराज नाम जप को, भगवान के नाम के जप को बहुत कहते हैं, समस्त संत कहते हैं। तो उसमें आया, मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, उधर प्रेमानंद जी महाराज का एकदम क्लिप आ जाता कट के, तो नाम जप करो। तो नाम जप करो। तो यहां पर क्या बात है, जब पहले वाले वाक्य का अर्थ बाद वाले वाक्य में हमको स्पष्ट होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, स्वरूपवाचक हो जाता है। बताओ, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? बताइए मेरे भाई। नहीं भटकेंगे नहीं, मैं भटकने नहीं दूंगा आपको। हाँ, अब देखो, ये जो चीज है वो इतनी सुंदर थी, मानो अप्सरा हो, तो ये माता जी के लिए भी तो बोला जा सकता है, अपनी मां के लिए नहीं बोल सकता है कोई कि मेरी मां इतनी सुंदर थी, या मेरी मां इतनी सुंदर है, मानो अप्सरा हो। और मां को बच्चे, बच्चों को मां बहुत प्यारे लगते हैं। बताइए, मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने जो व्यधिकरण है उसको बहुत अच्छे से जान लिया है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम संबंध बोधक अव्यय की तरफ चलते हैं, अगर आपकी अनुमति हो। एक बार मुझे सब लोग थम्स अप कर दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। आप भी थोड़ा पानी पी लें, तो उससे आपका काम अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं धीरे पढ़ाता हूँ। हाँ, ये बात तो है, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, क्योंकि चीजें समझानी होती हैं। हाँ हाँ, कोई गाली लिख रहा है मुझे। कमाल है मेरे भाई, ऐसे भी लोग हैं, चलती क्लास में टीचर को गाली दे देते हैं। और हाँ, लगातार लिख रहा है ये, सी टीचर, सी टीचर, सी टीचर, सी टीचर। कमाल है, सैल्यूट है मेरे भाई, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ठीक है, चलिए, अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं संबंध बोधक अव्ययों पर। हमने देखा था कि जो अव्यय होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहले कौन से होते हैं आपके? पहले होते हैं आपके क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं कौन से? आपके संबंध बोधक अव्यय आ जाते हैं, या समुच्चय बोधक अव्यय। इनका क्रम आगे पीछे आप कर सकते हो। तो आपके क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरे पर आ जाते हैं संबंध बोधक अव्यय, और चौथे पर आपके आ जाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। कुछ लोग निपात को भी अव्यय के अंतर्गत मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसी के साथ लगा करके उसको पढ़ेंगे और इन अव्यय वाले टॉपिक को पूरा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद व्याकरण में हमारे टॉपिक रह जाएंगे, वाच्य रह जाएगा, काल रह जाएगा, वाक्य रह जाएगा, ये तीन रह जाएंगे। इनको अभी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ी सी बोरियत आने लगेगी। तो आइए अब आपको थोड़ा सा अव्यय के बाद संधि की तरफ लेकर चलेंगे, संधि और समास। उसके बाद इन वाक्य, काल और वाच्य को समझेंगे, और उसके बाद रस, छंद, अलंकार, आपका टॉपिक पूरा। यानी कि आने वाले एक महीने में आपका व्याकरण वाला सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, है ना, मार्च से पहले पहले ही। उसके बाद हम 4-5 क्लास में साहित्य करेंगे, तो अप्रैल में हमारा सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। तो यहां पर आप लिखिए मेरे साथ में संबंध बोधक अव्यय। क्या लिखिए? यहां पर आप लिखिए मेरे साथ में संबंध बोधक अव्यय। हाँ, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय को अगर आप गंभीरता से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अव्यय का मतलब क्या है। अव्यय का मतलब तो अविकारी शब्दों से है। बोधक का मतलब क्या होता है? बोधक का मतलब है बोध कराने वाला। बोधक का मतलब क्या है? बोधक का मतलब है बोध कराने वाला, बोध कराने वाला। और यहां पर क्या लिखा है? संबंध। तो संबंध का मतलब तो संबंध ही होता है। संबंध का मतलब संबंधी है, इसी को आप इंग्लिश में रिलेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसी को आप इंग्लिश में रिलेशन बोल सकते हो। कि संबंध का बोध कराने वाला जो अव्यय है वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। परंतु यहां से अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, चीजें पता नहीं लग पाई हैं। अब हमको क्या काम करना है, थोड़ा सा इसकी परिभाषा की ओर हम लोग चलते हैं, वहां से चीजें बहुत अच्छे ढंग से हमको पता लग सकती हैं। तो परिभाषा
आप मेरे साथ यहां पर लिखें। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ढंग से लिखी है, परंतु जो सरलतम है, जो सबसे आसान है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। और परिभाषा में इसमें आप लिखें कि वे अव्यय, बहुत ध्यान से, एक बार आपने ध्यान से देख लिया, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो वे अव्यय जो वाक्य में संज्ञा है ना, जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य है ना, सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। ठीक है, संबंध का बोध कराते हैं या संबंध बनाते हैं, संबंध का बोध कराते हैं या संबंध बनाते हैं। ठीक है, संबंध बनाने वाले हैं, संबंध का बोध करने वाले, या संबंध बनाते हैं। ठीक है, संबंध का बोध कराते हैं। जैसे आप गंभीरता से इसको देखो, परिभाषा ही अपने आप में सब कुछ बताने का प्रयास करेगी। सपोज करो ये क्या है, यहां पर हम लिख लेते हैं। सपोज करो हम किसी वाक्य की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं, कोई वाक्य है, तो वाक्य में मान लो कि यहां पर कोई संज्ञा आ गई है, यहां पर कोई संज्ञा आ गई है, यहां पर कोई संज्ञा आ गई है, और यहां पर कोई अन्य शब्द आ गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वाक्य है, मान लो कि स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे वाक्य की इस तरह से, यहां से शुरू हुआ है और यहां पर एंड हुआ है। तो यहां पर ये हमारी एक संज्ञा है और यहां पर एक ये हमारा कोई अन्य शब्द है, तो इसके बीच में अगर क्या आता है, कोई अव्यय आता है, और वो अव्यय संज्ञा को इस अन्य शब्द के साथ और अन्य शब्द को संज्ञा के साथ रिलेट कर देता है, इनका एक संबंध स्थापित कर देता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको संबंध बोधक अव्यय कहा जाएगा। यानी कि एक ऐसा अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगता है वाक्य में, और लगने के बाद वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं, दूसरे शब्द होते हैं, उनके साथ संबंध का बोध कराता है। संबंध का बोध तभी होगा जब संबंध का निर्माण होगा। ये चीज आप ध्यान रखें, ये चीज आप समझ करके चलें। तो इसका एक दो उदाहरण अगर हम लोग देख लें तो उससे बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, हाँ लिखिए, आप लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखिए आप भाई, बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आप लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इसको आप लिखें, एक बार लिख लें आप, फिर ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, और ऐसे संबंध बोधक अवयवों के बारे में पहले बताता हूं, फिर एक दो एग्जाम्पल में देता हूं। जैसे ही एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लिख लिया? लो। हाँ, अभी अभी समझा दूंगा, अभी तो हम परिभाषा के अंतर्गत ही चल रहे हैं, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ओके ओके। जैसे इसमें अब देखें संबंध बोधक अव्यय, जैसे हम इसमें लिखें, जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो जैसे इसमें आ जाएंगे अपेक्षा शब्द, बहुत सारे आएंगे अभी तो। जैसे अपेक्षा आ जाएगा, जैसे आगे शब्द आ जाएगा, ये शब्द अपेक्षा, आगे, पीछे शब्द आ जाएगा, तो इस संबंध को स्थापित करने का काम करेंगे। अपेक्षा, आगे, समझ में आएगा, भी धैर्य रखिए। अपेक्षा हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, भरोसे शब्द हो गया, भरोसे, तो इनका रूप नहीं बदलता है कभी भी। आप ये अव्यय हैं, इन चीज पे भी ध्यान रखा करो कि ये अव्यय हैं, इनका रूप कभी नहीं बदलता, पर इनके काम चेंज होते रहते हैं। तो अपेक्षा, आगे, पीछे, पास, है ना, दूर, है ना, दूर भी हो सकता है, ऊपर शब्द हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे शब्द हो सकता है, आदि आदि शब्द हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आदि आदि। आइए एक दो उदाहरण देखते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से संबंध बोधक अव्यय को समझने का प्रयास करते हैं। एक दो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा कि गरिमा, गरिमा, गरिमा योगेश, है ना, गरिमा योगेश के, गरिमा योगेश के, योगेश के
बाद, है ना, गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची, गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची, गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची, गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची। तो आप एक चीज देखने का प्रयास करो, यहां पर योगेश क्या है, योगेश यहां पर एक नाम है तो भाई ये संज्ञा है, गरिमा भी यहां पर एक नाम है तो गरिमा भी संज्ञा है। और आप एक चीज देखो यहां पर कि ये आगे पीछे बाद ये भी आ जाएगा इसमें। तो देखो जैसे यहां पर ये क्या है कि योगेश के बाद, योगेश के बाद, ये जो संबंध बोधक अव्यय है, बाद यहां पर जो है ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है। क्या है ये हमारा यहां पर संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय आपका यहां पर ये है। और ये इसके साथ लगा तो ये डायरेक्टली भी आ सकता था, अभी हमको आगे चलकर थोड़ा सा इसके बारे में पता चलेगा। यहां पर संज्ञा के ये बिल्कुल बाद भी आ सकता था या विभक्ति के साथ भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आप देखो संज्ञा के बाद आते हैं ऐसे अव्यय जो संज्ञा के बाद आते हैं और उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करने का काम करते हैं, चाहे वह क्रिया हो सकती है या वो संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है। तो गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची, गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची, तो यहां पर योगेश के बाद जैसे ही आया तो ऑटोमेटिकली इसने रिलेशन बना दिया गरिमा का और योगेश का। इस बाद ने, ये जो बाद यहां पर है, ये बाद यहां पर है, इसने संबंध स्थापित करने का काम किया। इसने संबंध स्थापित करने का काम किया किस किस के बीच में, गरिमा के बीच में और योगेश के बीच में, गरिमा के बीच में और योगेश के बीच में संबंध स्थापित करने का काम किया, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय आपका कहलाया। ठीक है, तो ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर क्या करते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं, उनको संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप और लो इसका, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसमें और लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं मोहन, हाँ, मोहन सुरेश की अपेक्षा बुद्धिमान है, मोहन सुरेश की अपेक्षा, सुरेश की अपेक्षा बुद्धिमान है, मोहन सुरेश की अपेक्षा बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। मैं जानना चाहता हूं आप सबसे कि इस वाक्य में किस किस के मध्य संबंध स्थापित हो रहा है। आंसर आप करो, मैं समझ जाऊंगा। हाँ, देखो आप में से आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, हाँ, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस भी अभी करना चाहते हैं, क्योंकि इधर यूपी पुलिस एसआई का चल रहा है तो मैं प्रैक्टिस करवा पाने में अक्षम हूं अभी, परंतु एक राजस्थान एसआई का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कहां पर, आपके आरडब्ल्यूए स्टेट एग्जाम पर। और भाई साहब 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, है ना, बिल्कुल इजी से लेकर हाई लेवल तक के। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दोपहर में 2 बजे आरडब्ल्यूए स्टेट एग्जाम पर वो प्रैक्टिस सेट चलता है, उसमें आप आ सकते हैं। कुछ बच्चे आते हैं वहां पर यूपी पुलिस के, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, किस किस के मध्य संबंध स्थापित हो रहा है, मोहन और सुरेश के मध्य। आप देखो यहां पर सुरेश क्या है, सुरेश किसी का नाम है तो सुरेश यहां पर संज्ञा हो जाएगी, सुरेश यहां पर संज्ञा हो जाएगी। और यहां पर मोहन भी क्या है, मोहन और सुरेश दोनों के दोनों संज्ञा शब्द हो जाएंगे, या अन्य शब्द भी हो सकते हैं। अब आप यहां पर देखो सुरेश की अपेक्षा, तो आप देखो यहां पर जो अपेक्षा शब्द है, अपेक्षा जहां पर यह शब्द है ये संज्ञा के बाद आ रहा है, ठीक है, संबंध इसके बाद आ रहा है, और बाद आ रहा है तो ये संबंध का बोध कराने वाला या संबंध का निर्माण करने वाला है। तो ये जो अपेक्षा शब्द है ये सुरेश और मोहन के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय आपका माना जाएगा। इसको हम यहां पर देखें तो यहां पर जो अपेक्षा शब्द है हमारा, अपेक्षा, तो अपेक्षा शब्द जो है इसको आप मानो कि ये क्या है, संबंध बनाने का काम कर रहा है। और संबंध किस किस के मध्य बन रहा है, तो यहां पर देखो मोहन और सुरेश, मोहन और सुरेश के मध्य संबंध बन रहा है। तो ऐसे जो अव्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। बताओ समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तुलना वगैरह वो तो अलग चीज है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। हाँ बताओ मेरे भाई, इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? थम्स अप करो सब। संबंध बोधक, संबंध वाचक, है ना, समझ में आ गया आपको संबंध बोधक अव्यय क्या है? संबंध बोधक अव्यय, अब देखो आपको परिभाषा बहुत अच्छे समझ में आएगी कि ऐसे अव्यय
जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं और क्या काम करते हैं, वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं, अन्य शब्द हैं, उनके साथ संबंध का बोध कराते हैं, उनका संबंध बनाते हैं, उनको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये इतनी सी सिंपल बात है। अब काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर उथला पढ़ाओ, डीप में नहीं जाओ। तो भाई साहब अगर नहीं पढ़ाएंगे तो समझ में कैसे आएगा? शायद अभी तक आपने इस तरह से गंभीरता से कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तभी जानेंगे आप। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां तक आप लोगों ने चीजें समझ ली हैं। आइए अब इनके भेदों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलें आगे। हाँ, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। अभी तो जब मैं छंद पढ़ाऊंगा आपको, रस पढ़ाऊंगा, तो वो अनुभव आप करेंगे संभवतः जीवन में आपने पहले ना किया होगा, पहले ना किया होगा आपने। गंभीरता से देखें। अब इसमें आप लिखें यहां पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। क्या लिखें? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय के भेद, संबंध बोधक अव्यय के भेद, संबंध बोधक अव्यय के भेद आपको देख लेने हैं। अब जितना मेरे को समझाना था, मूल बात तो आपकी यही थी जो हमने यहां पर समझाई, पर अब बस थोड़ा सा इनके भेदों की चर्चा कर लेते हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद ये हो जाएगा। यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते और उतना डिटेल में भी नहीं जाता। अगर आपकी एसआई की परीक्षा में भी बहुत ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक में नहीं जाता, इसलिए इसको ऊपरी स्तर से हमको पढ़ना पड़ेगा। अब ऊपरी स्तर से पढ़ करके हम आगे चल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 आधारों पर इसके अलग अलग भेद माने जाते हैं। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आप कहा जाता है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद माने जाते हैं। सबसे पहले संबंध बोधक अव्यय के अर्थ के आधार पर भेद माने जाते हैं। उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पर आ जाते हैं प्रयोग के आधार पर। किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भेद माने जाते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे आ जाते हैं आपके व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। मैं और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूं, पर आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें धैर्य का नितांत अभाव है। अगर आपको ज्ञान संवर्धन की इच्छा होती तो आप न जाने इस बैच में से क्या क्या लेकर के निकल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर अर्थ के आधार पर अगर हम यहां पर लिखने चलेंगे तो अर्थ के आधार पर इनकी संख्या है 13। कितनी है? अर्थ के आधार पर इनकी संख्या है 13। अगर आप प्रयोग के आधार पर देखने चलेंगे तो प्रयोग के आधार पर इनकी संख्या है 2। कितनी है? 2 है। और व्युत्पत्ति के आधार पर भी देखने चलेंगे तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी संख्या है 2। कितनी है? संख्या है 2। अब अगर हम इनको लिखना चाहें कि कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, तो उनको भी आइए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका स्थानवाचक। कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक आपका आ जाता है इसमें। दूसरे में इसमें आपका आ जाता है कालवाचक। स्थानवाचक आ जाता है, दूसरे में इसमें आपका कालवाचक आ जाता है, तीसरे में इसमें आपका दिशावाचक आ जाता है। मेरे साथ इनको नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। यदि समय रहेगा तो थोड़ी सी व्याख्या इसकी और कर देंगे, नहीं तो इतना ही कर हम इसको छोड़ देंगे। इससे ज्यादा फिर इसमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में जब हम प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। जो जो क्वेश्चन आएंगे वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे उनको। ठीक है, वहीं पर उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आ गया दिशावाचक। चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है साधनवाचक। मेरे साथ नोट करें क्योंकि आज इस टॉपिक को हमको हर हाल में पूरा करना है, लिख लेना है इनको। चौथे पे आ गया। पांचवें नंबर पर हमारा आ जाता है हेतुवाचक। हेतुवाचक आ जाता है। छठवें पर हमारा आ जाता है संग्रहवाचक। कौन सा आ जाता है बाबू? संग्रहवाचक हमारा आ जाता है। सातवें नंबर पर हमारा आ जाता है तुलनावाचक। कौन सा? तुलनावाचक हमारा यहां पर आ जाता है। उसके बाद आठवें नंबर पर हमारा आ जाता है साहचर्यवाचक। साहचर्यवाचक। अब मान लिया इसको खोल के पढ़ने लगे, एक एक को खोल खोल करके पढ़ने लगे, भाई 10 दिन खा जाएगा यही पूरा, यही जो पूरा स्लाइड जो लिखूंगा ना मैं, ये 10 दिन खा जाएगी हमारे। पर हमको तरीके से काम करना है। साहचर्यवाचक हो गया। 9वें नंबर पर हमारा हो जाएगा विनिमयवाचक। कौन सा हो जाएगा? 9वें नंबर पर हमारा हो जाएगा विनिमयवाचक। 10वें नंबर पर हमारा आ जाएगा व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक हमारा हो जाएगा। 11वें नंबर पर हमारा हो जाएगा विषयवाचक। विषयवाचक। 12वें नंबर पर हमारा हो जाएगा सादृश्यवाचक। सादृश्यता होती है ना,
एनोलॉजी जो होती है, सादृश्यवाचक। और 13वें नंबर पर हमारा हो जाएगा विरोधवाचक। कौन सा हो जाएगा बाबू? हमारा विरोधवाचक हो जाएगा। तो इसमें अर्थ के आधार पर स्थान, काल, दिशा, साधन, हेतु, संग्रह, तुलना, साहचर्य, विनिमय, यह है विनिमय, विनिमय, व्यतिरेक, विषय, सादृश्य और विरोधवाचक, ये 13 भेद इसके हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ। जी अमन भाई, शुक्रिया, आपकी माता जी को प्रणाम। हाँ देखो, प्रयोग के आधार पर देखने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें मेरे भाई। तो प्रयोग के आधार पर अगर आप यहां पर लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका प्रयोग के आधार पर संबद्ध, संबद्ध, है ना, संबद्ध, संबद्ध और अनुबद्ध, संबद्ध और अनुबद्ध, संबद्ध और अनुबद्ध, दो आ जाते हैं। कल को जब हम इसको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, संबद्ध और अनुबद्ध के प्रयोग के आधार पर थोड़ा समझने का प्रयास करें। जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने चीजों को देखने का प्रयास किया है, संबद्ध और अनुबद्ध होते हैं प्रयोग के आधार पर। संबद्ध मतलब जो डायरेक्टली अटैच होते हैं। आपको पता है संबंध बोधक जो अव्यय हैं वो बाद में लगे होते हैं। तो अगर डायरेक्ट लगे हुए ना, संबद्ध, संबंध मतलब जुड़े होना, अनुबद्ध मतलब बीच में विभक्ति आ जाएगी। बीच में क्या आ जाएगी? बीच में आपकी विभक्ति यहां पर आ जाएगी, उसको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर आप व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी हमारे दो भेद माने जाएंगे। कौन कह रहा है? नहीं, तीन नहीं है, दो ही है मेरे भाई। हाँ, 12 वाला क्या है? सादृश्य। इसको मैं लिखूं क्या दोबारा? इसको मैं लिख देता हूं दोबारा। सादृश्य, सादृश्यवाचक कौन सा है? सादृश्यवाचक आपका है। ठीक है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक है मौलिक, है ना, मौलिक है, मौलिक संबंध बोधक अव्यय। और दूसरा है हमारा यहां पर यौगिक, यौगिक, मौलिक संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक, है ना, मौलिक संबंध बोधक अव्यय, मौलिक संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, अव्यय। और यहां पर यौगिक संबंध बोधक अव्यय, यौगिक संबंध बोधक अव्यय, यौगिक संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। यहां पर सीधे आ जाएगा संबंध, संबंध, है ना, संबंध, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबद्ध। और दूसरा आ जाएगा आपका अनुबद्ध, संबद्ध बोधक अव्यय। ठीक है। आप में से कुछ कह रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर तीन है, पर जहां तक मैंने अनुभव किया है और चीजों को देखा है, और वहां पर ही हम बताएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, इसको क्लैरिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो यहां पर हमने चीजों को देखा। अभी मैं देखूंगा कुछ प्रश्न भी, कुछ और देखने का प्रयास करूंगा। अगर कुछ आवश्यक होगा थोड़ा बहुत बताना तो उसमें हम फिर बता देंगे। तो कल एक सेशन हो जाएगा, मुझे लगता है 1 घंटे से ज्यादा का सेशन हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम्म हम्म। हाँ, जैसे जो बच्चे कह रहे हैं तीन बताए हैं, वो नाम बताओ तीनों के। हाँ, बताएंगे बताएंगे इनको। विस्मयादि बोधक छूट गया है। हाँ। हम्म, दो ही हैं भाई, दो ही हैं। जो तीन बता रहे हैं वो तीनों के नाम लिखो एक बार। हाँ, कल नहीं, 1-1.5 घंटे के आसपास सेशन जा सकता है, क्योंकि कल हम इसको पूरा करेंगे। कुछ इसके बारे में भी एक्स्ट्रा बताएंगे कल, है ना, कुछ बता देंगे। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं संबंध, संबद्ध और अनुबद्ध पूछ रहे हैं, मौलिक यौगिक के हैं, इनके बारे में थोड़ा सा 10-15 मिनट में कल शुरू सुबह की क्लास में बता देंगे। ठीक है, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हाँ, साइड साइड दे देता हूं मैं आपको। ठीक है। कैसी कैसी रही आज की क्लास? मुझे आंसर नहीं आया, तीन के नाम नहीं आए अभी तक। तीन के नाम नहीं आए मेरे भाई अभी तक, या मुझे दिखाई नहीं दिए तीनों।
शायद अभी तक किसी ने लिखा नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, सेशन बहुत शानदार रहा है, आप डाउट ना करें, बिल्कुल सही चीजें लिखवाई जा रही हैं, सब चीजें बताई जा रही हैं। खूब आनंद से पढ़ें, खूब आनंद से देखें। कल मैं सब चीज इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। इनको थोड़ा थोड़ा हम शुरू की 10-15-20 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे कल। उसके बाद हम विस्मयादि बोधकों समझेंगे, वो बहुत छोटा टॉपिक है, 10-12 मिनट में हो जाएगा, 13 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट इसके, 15 मिनट उसके, और बाकी फिर आधा आधा पौना घंटा जो भी निपात में हमारा निकलता है उसको हम लोग निकालेंगे। तो आशा करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। गंभीरता से पढ़ते रहिए, और कुछ भी गलत नहीं है, और कोई भी टीचर गलत नहीं है। सब टीचर अपने अपने हिसाब से चीजों को बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा कंटेंट है। कल क्लास होगी 9 बजे सुबह, तैयार रहना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।